आज हम जिस मूवी की स्टोरी सुनने जा रहे हैं उस मूवी का नाम तुम्बाड़ है। मूवी की शुरुआत में हमें एक पूर्ति की देवी होती है उसका सिंबल दिखाया जाता है। दरअसल वो देवी का सिंबल धन दौलत की निशानी होता है और ये पृथ्वी उनकी कोख होती है। इस मूवी में ये माना जाता है जब दुनिया की शुरुआत हुई तब इस देवी ने इस कोख से बहुत सारे देवी देवताओं को जन्म दिया। उसमें उसका पहला बेटा होता है हस्तर, लेकिन देवी को अपने पहले बेटे हस्तर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसीलिए वेद पुराणों में हस्तर का नाम कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि हस्तर को सिर्फ अपनी माँ से सोना और धन दौलत चाहिए थी। हस्तर ने जैसे तैसे कर से सोना तो पा लिया, लेकिन जब अनाज को पाने की कोशिश की हस्तर के भाई बहनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अनाज को बचा लिया। लेकिन जैसे ही हस्तर को उसके भाई बहन मारने वाले होते हैं तभी उसकी माँ हस्तर को बचा लेती है। हस्तर की लालच की हस्तर को ये सजा दी जाती है कि कोई भी उसे नहीं पूछेगा और उसके नाम को हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। पूर्ति की देवी हस्तर को काफी सालों तक अपनी कोख के अंदर छुपा के रखती है और वो जगह तुम्बाड़ जहाँ हस्तर को उसकी माँ ने अपनी कोख के अंदर छुपा के रखा था, लोग उस जगह की पूजा करने लगते हैं और उसी जगह पे हस्तर का एक मंदिर बना देते हैं और इन सब की वजह से बाकी के देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उस जगह को श्रापित कर देते हैं और उस वजह से पूरे गाँव में बारिश होने लगती है जो कभी नहीं रुकती थी। फिर हम दूसरे सीन में काफी समय गुजर जाने के बाद एक औरत को देखते हैं जो कि एक सरकार के बाड़े में काम करती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पंडित जिंदा था, उस पंडित का नाम सरकार था, इसीलिए इस बाड़े का नाम भी सरकार का बाड़ा कहा जाता था। सरकार उस लेडी से अपने सारे पर्सनल काम करवाता है। तभी हम दूसरे सीन में इस औरत के दोनों बेटे को देखते हैं। उसके बड़े बेटे का नाम विनायक राव होता है और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है और ये दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी माँ सरकार के यहाँ काम किया करती थी और आज इनकी माँ को आने में देर हो जाती है और यहाँ पे ये बात चल रही होती है कि आज दादी को खाना कौन खिलाएगा। दरअसल इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनको ये बच्चे दादी कहा करते थे, लेकिन ये दादी दिखने में नॉर्मल नहीं लग रही थी। दिखने में उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और उनकी बॉडी भी पूरी सड़ चुकी थी। इस दादी की ये हालत कैसे हुई ये स्टोरी हम आगे जानेंगे। ये दोनों बच्चे थोड़ी देर के बाद घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी माँ भी आ जाती है। तभी उस लेडी का बेटा पूछता है क्या आपको आज सोने का सिक्का मिला? तभी उस बच्चे की माँ उसे मना कर देती है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सरकार की मौत हो जाती है। तभी सारे लोग मिलके उस सरकार का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग घर छोड़ के जा रहे होते हैं। उसके बाद वो लेडी अपने बच्चों से कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे और इस गाँव को छोड़ के हम शहर चले जाएंगे। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं उस औरत का छोटा बेटा पेड़ के ऊपर बैठा था और अचानक ही वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उस बेचारे को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। और विनायक राव जब अपने भाई को ऐसे देखता है वो दौड़ के अपनी माँ को बुला के लेके आता है। उसके बाद उसकी माँ सदाशिव राव को वैद्य के पास लेके जाती है। तभी विनायक राव अपनी माँ से पूछता है अगर दादी को भूख लगे तो मैं क्या करूँगा। उस पर उसकी माँ कहती है दादी को खाना दे देना और दादी इससे भी ज्यादा परेशान करे तो दादी को बोलना हस्तर आ जाएगा, सो जाओ। उसके बाद विनायक दादी के लिए खाना बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं विनायक राव को उसकी दादी कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए और ये बात सुनते ही विनायक लालच में आ जाता है और दादी के दरवाजे पे आ जाता है कि शायद अब इस बार दादी खजाने के बारे में बता देगी। जब विनायक कमरे के अंदर आता है तो दादी उसे कहती है कि सरकार के बारे में खजाना है। विनायक दादी से कुछ ज्यादा बात कर पाता उससे पहले ही दादी उसके ऊपर हमला कर देती है। दादी विनायक को पकड़ के मारने लगती है और कहती है कि आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। के बाद विनायक खुद को बचाने के लिए उसकी माँ ने जो कहा था वो याद करने लगता है, लेकिन विनायक वो चीज भूल जाता है। तभी अचानक विनायक को वो याद आ जाता है और कहता है कि सो जाओ दादी वरना हस्तर आ जाएगा। बस इतना कहते ही दादी सो जाती है। तभी वहाँ पे विनायक की माँ आ जाती है और विनायक अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ रोते हुए कुछ भी नहीं कहती। इसका मतलब ये होता है कि विनायक का छोटा भाई मर चुका होता है। उस अगले दिन सुबह ही वो दोनों एक बोट के अंदर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी विनायक अपनी माँ से उस गोल्ड के बारे में पूछता है। तभी विनायक की माँ उसे एक गोल्ड कॉइन दे देती है, लेकिन विनायक को तो पूरा खजाना चाहिए होता है। तभी विनायक अपनी माँ से कहता है कि दादी को कुछ दिन तक हम खाना नहीं देंगे तो दादी भूख की वजह से उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता बता देगी। तभी उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा हो
जाती है और कसम दे देती है और कहती है कि आज के बाद तुम इस तुम्बाड गांव में कभी नहीं आओगे। शायद उसकी माँ अपने एक छोटे बेटे को खोने के बाद वो अपने बड़े बेटे को भी नहीं खोना चाहती थी। शायद इसी वजह से कसम दे के उसको शहर लेके गई थी। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि विनायक अब बड़ा हो चुका है और वो फिर से तुम्बाड गांव में आया होता है। विनायक उसी खजाने को पाने के लिए इस गांव में वापस आया होता है जिस खजाने के बारे में दादी ने उसे बताया होता है। विनायक फिर से उस पुराने घर के अंदर जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करता था। वहाँ पे विनायक उसकी दादी को देख के परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी दादी अब पेड़ में बदल चुकी थी और इस पेड़ की जड़ पूरे घर के अंदर फैली हुई थी। हैरानी की बात तो बस ये थी कि दादी का सिर्फ सर और हार्ट ही बचा था और विनायक की दादी का दिल अभी भी धड़क रहा था। इसका मतलब ये था कि दादी अभी भी जिंदा है। विनायक दादी से फिर से उस खजाने के बारे में पूछता है। तभी विनायक उसकी दादी से ये डील करता है कि आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दो तो मैं आपको यहाँ से मुक्ति दे दूंगा। तब दादी विनायक को बताती है ये एक बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक कुएं के अंदर उतरने में बहुत माहिर थी। ये बात सुन के विनायक समझ जाता है कि खजाना कुएं के अंदर है और विनायक उस कुएं का भी पता लगा लेता है और उस कुएं के अंदर उतरने के लिए प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन विनायक को अभी भी ये पता नहीं होता कि इस कुएं से सोना कैसे निकाला जाए। विनायक फिर से उसकी दादी के पास जाता है ताकि वो पता लगा पाए कि कुएं से सोना कैसे निकाला जाए। तभी दादी उसको सारा राज बता देती है। उसके बाद विनायक जहाँ पे दादी रहती थी उस जगह पे आग लगा देता है, यानी कि दादी को मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि विनायक ने दादी से वादा किया होता है वैसे ही विनायक दादी को आग लगा के मुक्ति दे देता है। उसके बाद विनायक वहाँ से सोने का सिक्का लेके वापस शहर चला जाता है। वहाँ पे जाके विनायक ये देखता है कि उसकी वाइफ ने एक छोटा सा काम चालू किया है जिससे कि वो आटा बेचती थी। तभी विनायक उसकी वाइफ को कहता है कि आज के बाद हमारे दिन बदलने वाले हैं और हम राजा और रानी की तरह होने वाले हैं। उसके बाद विनायक एक पंडित के पास जाता है जिसके पास से विनायक ने बहुत सारा उधार लिया होता है। विनायक उस पंडित को वो सोने का सिक्का दिखा के उसकी कीमत पूछता है। उसके बाद विनायक उस सोने के सिक्के से अपना सारा कर्जा उतार देता है। उसके बाद विनायक थोड़े समय के बाद वो वापस तुम्बाड गांव जाता है और वहाँ से वापस सोने के सिक्के ले आता है और इन सोने के सिक्कों को शहर लाके बेच देता था। ऐसे करते करते विनायक बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था और विनायक के घर की हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे और उसका घर भी पूरा बदल गया था। उसके बाद उस पंडित के मन में भी लालच आ जाता है। ये पंडित वही होता है जिसके पास से विनायक ने उधार लिया होता है। थोड़े समय के बाद वो पंडित विनायक से मिलने आता है। वो पंडित विनायक से कहता है कि तुम मुझे अपने काम में हिस्सेदार बना दो, लेकिन विनायक उस पंडित को मना कर देता है। लेकिन उस पंडित के मन में भी लालच आ चुका था। वो पंडित सोचता है कि मैं भी तुम्बाड जाके सोना लेके आऊंगा। तभी वो पंडित एक औरत को खरीद के लाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़े समय के लिए विनायक के साथ रहना है। तभी वो पंडित तुम्बाड जाके उस खजाने के बारे में पता लगाएगा। लेकिन उस लड़की के मन में भी ज्यादा लालच आ जाता है और इसके चलते वो सारी बात विनायक को बता देती है और उस पंडित को फंसा देती है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पंडित तुम्बाड गांव पहुंच चुका था और पंडित के पीछे ही विनायक भी आ चुका था और विनायक की नजर भी सिर्फ पंडित के ऊपर थी और विनायक भी उस पंडित को फंसाने के लिए सब कुछ उसके सामने सच सच करने लगता है, यानी कि कुएं के अंदर जाके सोना निकालता है और उसके बाद वो पंडित भी विनायक की तरह कुएं के अंदर उतर जाता है। पंडित अंदर जाके देखता है कि अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा था और इस कुएं की सारी दीवारें लाल कलर की होती है और यहाँ पे पंडित को ये महसूस होता है कि यहाँ पे कोई सांस ले रहा है। पंडित वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक डब्बा पड़ा था, उसके अंदर एक आटे की गुड़िया थी। पंडित जैसे ही उस डब्बे को खोलता है उसके अंदर से एक आटे की गुड़िया निकलती है। पंडित उस आटे की गुड़िया को जैसे ही अपने हाथ में लेता है और तभी हस्तर को उस आटे की गुड़िया की खुशबू आने लगती है। तभी हस्तर आटे की गुड़िया के साथ साथ उस पंडित को भी खा जाता है। उसके थोड़े ही बाद विनायक फिर से उस कुएं के अंदर आता है। तभी विनायक देखता है कि इस पंडित की भी यही हालत है जो दादी की थी। लेकिन विनायक को उस पंडित को देख के दया आ जाती है क्योंकि उस पंडित ने विनायक की बहुत मदद की हुई थी। तभी विनायक उसको वहीं पे आग लगा देता है और उस श्राप से मुक्त कर देता है ताकि उस पंडित की भी वही हालत ना हो जो दादी की थी। यहाँ पे हस्तर का एक ऐसा श्राप होता है जो हस्तर किसी को
को काट ले वो हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। वो इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन उसकी बॉडी पूरी खराब हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने विनायक की दादी को देखा था, वो काफी समय से जिंदा थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब विनायक का एक बेटा होता है जिसका एक पैर खराब होता है, लेकिन विनायक ने ठीक वैसा ही सेटअप अपने घर के अंदर बना के रखा था जैसे उस कुएं के अंदर था, और विनायक अपने बेटे को कुएं के अंदर उतरने की हर रोज प्रैक्टिस करवाता था। और ये सब करने के लिए विनायक का बेटा कितना समय लेता था ये भी विनायक देखता था। इसे कि विनायक अब बहुत ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। विनायक को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि अब कौन कुएं के अंदर जाके वो सोना निकाल के लाएगा। बस इसी बात से विनायक उसके बेटे को कुएं के अंदर उतरने की ट्रेनिंग दे रहा था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं विनायक उसके बेटे को लेके तुम्बाड़ गांव जाता है और उसे यहाँ पे लाके वो आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। लेकिन आज वो उसके बेटे को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लेके आया होता है और इसीलिए विनायक उस आटे की गुड़िया को दूर फेंक देता है और उसे कुएं के अंदर भी नहीं लेता है। और जब ये दोनों कुएं के अंदर जाते हैं तब विनायक का बेटा गलती से उस गुड़िया को भी अपने साथ लेके आ जाता है, क्योंकि उसे हस्तर की पूरी सच्चाई नहीं पता होती है। वो तो बस यही चाहता था कि आज ही पूरा सोना वहाँ से वो लेके जाएगा, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता होता है कि उस सोने को पाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। उस आटे की गुड़िया को देख के हस्तर तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद विनायक और उसका बेटा वहाँ से बहुत तेजी से ऊपर की ओर आने लगते हैं। उसके बाद विनायक उसके बेटे को बहुत ज्यादा डांटता है और मारता भी है, लेकिन विनायक के बेटे ने वहाँ से कुछ सोना उठा लिया होता है। तभी विनायक का बेटा विनायक से कहता है कि हम हस्तर को सिर्फ एक ही आटे की गुड़िया देते हैं खाने के लिए। अगर हस्तर को हम बहुत सारी आटे की गुड़िया दे खाने के लिए तो हस्तर उन गुड़ियाओं को खाने में व्यस्त हो जाएगा और हम वहाँ से बहुत सारा सोना निकाल सकते हैं। और ठीक वैसे ही विनायक उसकी बेटे की बातों में आके बहुत सारी आटे की गुड़िया बना लेता है। वो सारी गुड़िया बना के तुम्बाड़ गांव आ जाते हैं और वो दोनों कुएं के अंदर उतर जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे एक आटे का घेरा बना लेते हैं ताकि हस्तर उनके पास ना आ सके। और वो लोग जैसे ही अपनी बैग में से वो आटे की गुड़िया बाहर निकालते हैं, जितनी ज्यादा गुड़िया उतनी ज्यादा हस्तर आने लगते हैं। और ये देख के ये दोनों डरने लगते हैं, लेकिन इन दोनों ने जो आटे का सर्कल बनाया हुआ होता है उसकी वजह से हस्तर उनके पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि हस्तर के ऊपर ये श्राप था कि हस्तर अपने हाथों से अनाज को नहीं छू सकता था, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से उसको दे तो वो ले सकता था। इसीलिए वो सारे हस्तर उस आटे की गुड़िया को खा रहे थे। तभी विनायक को वहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझता। तभी विनायक अपनी कुर्बानी देने के लिए सोचता है और बहुत सारी आटे की गुड़िया लेके अपने शरीर के ऊपर वो बांध देता है और अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक उस रस्सी से बाहर आने लगता है और सारे हस्तर विनायक का पीछा करने लगते हैं। लेकिन सारे हस्तर उस सूखे आटे के घेरे की वजह से उसको छूते ही वो सारे मर जाते हैं। अब विनायक का बेटा भी कुएं से बाहर आ जाता है। उसके बाद विनायक का बेटा ये देखता है कि उसके पिता की भी यही हालत हुई थी जो दादी और उस पंडित की हुई थी। तभी विनायक उसके बेटे को एक सोने की थैली देता है, लेकिन विनायक का बेटा वो सोने से भरी थैली को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद विनायक का बेटा विनायक को आग लगा देता है और उसे मुक्ति दे देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पे एंड होती है।